नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, लेकिन इससे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां अतीक और अशरफ के हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ के तीनों हमलावरों को जेल से शिफ्ट किया गया है। बता दें कि यहाँ नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल तीनों हमलावरों को शिफ्ट किया गया है, जहां पुलिस को तीनों पर हमले का इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया है। बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर प्रतापगढ़ जेल तीनों हमलावरों को शिफ्ट किया गया है। ये तीनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और अब इन तीनों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां तीनों हमलावरों को शिफ्ट किया गया है। नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। बता दें कि पुलिस को इन तीनों पर हमले का इनपुट मिला, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर इन तीनों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। ये तीनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस की हिरासत में हैं। इस बीच इन तीनों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्या आरोपी तीनों हमलावरों को प्रयागराज की नैनी जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है, जहां प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा कारणों के लिए लिया है। जहां नैनी जेल में पुलिस को इनपुट था कि तीनों पर हमला हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा के हवाले में सोमवार दोपहर सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है, जहां सनी और अरुण और लवलेश को रविवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया था और जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद अब उन्हें नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से तीनों हमलावरों ने अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम दिया था। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस तरीके से इन तीनों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि 13 अप्रैल को ये तीनों प्रयागराज पहुंचे थे और एक होटल में रुके थे, जिसके बाद 14 अप्रैल को इन्होंने रैकी की। उसके बाद केल्विन हॉस्पिटल में मर्डर का प्लान बनाया। बता दें कि 14 अप्रैल को इन सभी तीनों हत्यारों ने प्लानिंग की, जिसके बाद 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे अतीक और अशरफ पर फायरिंग की गई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिसके बाद 15 अप्रैल की रात को ही 18 सेकंड में करीब 18 राउंड फायरिंग की गई। बता दें कि 15 अप्रैल को ही हत्याकांड के बाद तीनों आरोपियों ने सरेंडर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 16 अप्रैल को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि 15 अप्रैल को हत्याकांड के बाद इन तीनों हत्यारोपी ने सरेंडर किया, जिसके बाद 17 अप्रैल को अब इन्हें नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं किस तरीके से हत्यारोपी तीनों आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, जहां तीनों आरोपियों ने एक एक करके पहले प्लान बनाया। पहले ये होटल में रुके, उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल की रैकी की। हॉस्पिटल में ही हत्याकांड का प्लान बनाया, जिसके बाद इन्होंने 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी, जिसमें 18 सेकंड में ही इन तीनों की तरफ से 18 राउंड फायरिंग की गई। जिसके बाद 17 अप्रैल को अब इन्हें नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन पर है। एक तरफ योगी सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, तो वहीं इस दौरान सभी को दिशा निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि योगी सरकार की तरफ से किस तरीके का एक्शन इन तीनों हत्यारोपी के खिलाफ लिया जा रहा है। बता दें कि हत्याकांड के बाद से ही यूपी में सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई थी, जहां प्रयागराज में इंटरनेट पर बैन के साथ एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई थी। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया, तो वहीं यूपी पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में अभी भी फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है। योगी सरकार की तरफ से तीनों हत्यारोपी के बाद हत्याकांड के बाद यह एक्शन लिया गया है। यहाँ योगी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का आदेश दिया, जिसके बाद योगी सरकार ने जांच के लिए न्यायिक कमेटी बनाई। बता दें कि योगी सरकार की तरफ से हत्यारोपियों के लिए हत्याकांड के बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें 2 महीने में ये कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस ने अपने स्तर पर
जांच की गिरफ्तारी की, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार हमलावरों को लेकर जानकारी दी। जिसमें बता दें कि हत्याकांड के बाद ही यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई थी। अब बात करते हैं ग्राफिक्स के जरिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी की, जहां जांच कमेटी में कौन कौन सदस्य शामिल हैं। बता दें कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह इस जांच कमेटी में शामिल हैं, तो वहीं रिटायर्ड जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। बता दें कि यूपी पुलिस योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जांच कमेटी में शामिल किए गए हैं, जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी को भी जांच कमेटी में शामिल किया गया है। ग्राफिक्स के नजरिए नजर डालते हैं क्या कुछ उपाधि इन सभी रिटायर्ड अफसरों पर रह चुकी है। बता दें कि जांच कमेटी में शामिल रिटायर्ड जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी यूपी में अपर विधि परामर्श हैं और अपर जिला जज भी रहे हैं। बात कर लेते हैं जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी की, तो निकाय चुनाव के लिए बनाई गई ओबीसी आयोग की 5 सदस्यीय कमेटी में भी ये रहे हैं। बात करें रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुबेश कुमार सिंह की, तो यूपी पुलिस में डीजी आर्थिक अपराध शाखा में रहे हैं, जहां एडीजी एसटीएफ और एटीएस के पद पर भी सुबेश कुमार सिंह रहे हैं, जिसके बाद जांच कमेटी में इनको तय किया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी 2015 तक न्यायमूर्ति रहे, जहां जांच कमेटी की अध्यक्षता भी अब अरविंद कुमार त्रिपाठी ही करेंगे। बता दें कि इससे पहले यूपी में जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी, जो कि अपर विधिक परामर्श रहे और अपर जिला अध्यक्ष रहे, इस जांच कमेटी की तरफ से योगी सरकार जांच करा रही है, जहां योगी सरकार ने 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की, जिनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खां की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अभी उनकी हालत स्थिर है और वो निगरानी में है। जानकारी के मुताबिक आजम खां को रात 3 बजे सर गंगा राम अस्पताल में सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया, जहां आजम खान के साथ उनके परिजन मौजूद रहे। तो वहीं परिजन वालों का कहना है कि कल शाम रोजा इफ्तार के बाद आजम खां की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान डॉक्टरों का कहना है कि आजम खां की हालत फिलहाल स्थिर है, उनकी निगरानी की जा रही है। बता दें कि यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पहले भी कई बार बीमार पड़ चुके हैं और पिछले साल सितंबर में उन्हें हार्ट अटैक के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक बार फिर से अब उनको सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं उस दौरान डॉक्टरों ने आजम खां के दिल की सर्जरी का हार्ट अटैक में एक स्टंट डाला था। तो वहीं अब आजम खां का हार्निया और पैर में गैरिन की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे पहले बात करें 27 महीने बाद की, तो 27 महीने बाद आजम खान 20 मई 2022 को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे, जिसके बाद सीतापुर जेल से भी आजम खां की 2 बार तबीयत बिगड़ी थी, जहां दोनों बार उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले की बात करें तो 2021 में आजम खां को कोरोना संक्रमित हुआ था और उसके बाद भी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और अब अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार की, जहां राज्यपाल के काफिले का दुर्घटना का शिकार हुआ। बता दें कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि हाजीपुर के भगवानपुर के रतनपुरा गांव के पास ये हादसा हुआ, जहां पटना से मुजफ्फरनगर जाने के दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में दमकल विभाग की गाड़ी पलट गई। तो वहीं इस सड़क दुर्घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जहां सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से मुजफ्फरनगर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल के काफिले में दमकल विभाग की गाड़ी चल रही थी, तो वही गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद दमकल की गाड़ी डिवाइडर को पार कर रॉन्ग साइड चली गई और जहां सवारियों से भरे ऑटो से उसकी टक्कर हो गई। दमकल विभाग और ऑटो के चालक समेत 9 लोग इस हादसे में घायल हुए, जहां एक सवारी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जहां घटना के आसपास से लोगों की भीड़ लग गई और स्थानीय लोगों ने इस दौरान राहत बचाव का काम शुरू किया। इसके बाद घायलों को आनन फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली के विशेष विधानसभा सत्र की। सोमवार को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, तो वहीं इस विशेष सत्र को लेकर उपराज्यपाल ने सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि सत्र को नियमों के मुताबिक नहीं बुलाया गया है। बता दें कि ये विशेष सत्र तब बुलाया गया जब दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति की जांच को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजा, जहां रविवार को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का यह विशेष सत्र केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। हालांकि अचानक से बुलाए गए इस विशेष सत्र को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने आपत्ति दर्ज कराई। उपराज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली कैबिनेट और दिल्ली विधानसभा कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। जहां पर उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव को पत्र में लिखा कि ये मेरी समझ के बाहर है। आखिर किन नियमों के तहत बजट सत्र के दूसरे भाग के नाम पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने एक दिवसीय सत्र को बुलाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लिखा कि 29 मार्च को बजट के बाद विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई थी। जहां पर उपराज्यपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उचित प्रक्रिया के बिना सदन बुलाने की सिफारिश की गई और 17 अप्रैल को बुलाया गया एक दिवसीय विशेष सत्र नियमों के तहत नहीं है, इसलिए इसे नहीं बुलाया जाना चाहिए। तो वहीं दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए एक राजा की कहानी सुनाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी का मतलब भाई इस कहानी में क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है, आपके देश में समस्याएं हैं, आपके देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सबसे पहले जांच परख के देखो आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है। अगर आपके देश में सब गड़बड़ चल रहा है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जरा देखो राजा, आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को उखाड़ के फेंको, नहीं तो आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। वो पढ़ा करते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर बाजी सवा शेर खाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब कर्नाटक चुनाव की, जहां कर्नाटक चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर सोमवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज होने के बाद उन्होंने बीते रविवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर सोमवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। जहां पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में मेरे अपमान को कोई समझ नहीं पाया। मैंने बीजेपी पार्टी बनाई, बीजेपी ने मुझे सम्मान, पद और कद दिया, मैंने भी पार्टी को बनाकर वह सब लौटाया। मैं हुबली धारवाड़ से छठी बार 20 से 25 हजार वोटों से जीता हूं, तो वहीं अब 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि एक नया अध्याय, एक नया इतिहास, एक नई शुरुआत की जा रही है। बीजेपी के पूर्व सीएम, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व प्रतिपक्ष और 6 बार के विधायक श्री जगदीश शेट्टर आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ.
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ. तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिनको कोर्ट से अब भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया। जय एजेंसी की इस महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। बता दें कि आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के साथ आरोपी अरुण रामचंद्र पल्लई और अमनदीप डल्की का न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण पल्लई और अमनदीप डल्की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो वहीं इस मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले को लेकर 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और ईडी मामले को लेकर 29 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में हुए हादसे की, जिस हादसे में महंत कनक का निधन हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सोमवार को दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहां बरमान संगरी नेशनल हाईवे 44 पर एक भीषण सड़क हादसे में महंत कनक बिहारी महाराज का निधन हो गया है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जहां इस हादसे में महाराज समेत 2 लोगों की जान चली गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच की है। बता दें कि महंत कनक बिहारी दास महाराज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देकर चर्चा में आए थे। जहां रघुवंश शिरोमणि 1008 के नाम से विख्यात कनक बिहारी दास महाराज रघुवंशी समाज के राष्ट्रीय संत के रूप में पहचान रखते हैं। महाराज का आश्रम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के नौनी में था, जहां कनक महाराज यूपी के प्रयागराज से वापस छिंदवाड़ा जा रहे थे। इस बीच बरमान संगरी नेशनल हाईवे पर उस सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। जहां महाराज कनक की अयोध्या मंदिर में होने वाले यज्ञ की तैयारियों में जुटे हुए थे। इस दौरान रघुवंशी समाज के नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष राजकुमार रघुवंशी ने बताया कि महंत कनक महाराज ने 1 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर के लिए दिया था। इसके अलावा महाराज 10 फरवरी 2024 में अयोध्या में 9 कुंडीय यज्ञ कराने वाले थे। उसी की तैयारी के लिए वह रघुवंशी समाज के सभी गाँव की ओर जा रहे थे और इस दौरान सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोरोना मामलों की। बता दें कि देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 9,111 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 9,111 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा अब 60,000 के पार पहुंच गया है। जहां इससे पहले शनिवार को 10,093 मामले सामने आए थे, तो वहीं शुक्रवार को 10,753 मामले दर्ज किए गए थे। बात करें केरल की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यहाँ केरल से 2,287 नए मामले मिले हैं। तो वहीं इस दौरान 1,916 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि केरल में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में रविवार को 1,634 नए केस सामने आए और कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। इससे एक्टिव केस बढ़कर अब दिल्ली में 5,297 पहुंच चुके हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 706 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चीन की तरफ की चालबाजी की। बता दें कि चीन की तरफ से समुद्री तलों के नाम बदले गए हैं। चीन ने एक बार फिर से अपने विस्तारवादी इरादों का संकेत दिया है। जहां पहले चीन ने अरुणाचल में से जुड़ी 11 जगहों का नाम अपने नक्शे में बदला था, अब दक्षिणी हिंद महासागर की गहराई में स्थित 19 समुद्री तलों के नाम चीन ने बदल दिए हैं। इनकी मीडिया में इसे बीजिंग के सॉफ्ट पावर प्रोडक्शन को करार दिया गया है, जहां शी जिनपिंग ने इस हिमाकत को हिंद महासागर के उनके बढ़ते दखल के रूप में भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने इससे पहले हिंद महासागर शब्द पर भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि हिंद महासागर भारत का महासागर नहीं है। हिंद महासागर में नामे तो 19 समुद्र तल सुविधाएं में से 6 विशेषताएं ओमान के तट से दूर हैं, जहां 4 विशेषताएं मेडागास्कर के तट से दूर हैं और 8 भारतीयों के दक्षिण पश्चिम रीज से हैं। तो वहीं एक अंटार्कटिका की और गहरे हिंद महासागर से पहले है। इससे पहले साल 2020 में
यूगो सी माउंट और यूगो हिल का प्रस्ताव भी चीन ने दिया था और अब चीन ने एक बार फिर से अब अपनी श्रेणी में 19 समुद्री तलों के नाम बदले हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।